हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 के मैथ के सैंपल पेपर के सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं और आप इस सैंपल पेपर को 2026 के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चन ही आ जाते हैं। अगर आपने सैंपल पेपर तैयार कर रखा होगा तो आराम से आप उन क्वेश्चन को कर आ जाएंगे। और उत्तराखंड बोर्ड वालों ने इस साल भी क्लास 12th वालों के मैथ के 2 सेट्स अपलोड किए हैं। ये मैं यहाँ पर आपको सेट 1 का सोल्यूशन करा रहा हूँ। और साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 12th के सैंपल पेपर भी नहीं देखा है तो मैंने उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में से जाकर आप सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स को जरूर देख लेना। और साथ ही अगर आपको क्लास 12th के मैथ के या फिर किसी और सब्जेक्ट के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो 2026 के एग्जाम के लिए, तो इसकी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहा हूँ, यहाँ से आप हाथों हाथ सोल्यूशन को नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि बार बार आप सोल्यूशन वीडियो को ही देखते रहें। तो हाथ हाथ यहाँ से आप क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट करते रहना। अब हम देखते हैं क्लास 12th के 2026 के मैथ के सैंपल पेपर के सेट 1 के सोल्यूशन को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्लास 12th वालों का मैथ का सैंपल पेपर है 2026 का, और इसके ऊपर मैंने एक एनालिसिस वीडियो भी बना रखी है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए एनालिसिस वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, मान लीजिए हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है एफ आर से आर में और एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं, हमें बताना है कि फलन हमारा क्या होगा। हमें यहाँ पर दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एक बार एक एक की कंडीशन को लगाएंगे और एक बार हम यहाँ पर अचादक की कंडीशन को लगाएंगे। देखेंगे कि हमारा फलन एक एक की है या नहीं है और अचादक है या नहीं है। तो हमें यहाँ पर फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर के, तो इसके लिए जो भी हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे वो हमारी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक एक कर इस फलन में दोनों वैल्यू को रखेंगे, f2 बराबर भी और f माइनस 2 बराबर भी। हमारे पास f2 और f ब्रैकेट में -2 दोनों वैल्यू तो बराबर आ जाएंगी, लेकिन x1 और x2 हमारे पास बराबर नहीं होंगे, यानी कि जो हमने संख्याएं रखी है वो हमारे पास बराबर नहीं आ रही होंगी, यानी कि जो इनके प्रतिबिंब बनेंगे वो हमारे सेम बन रहे होंगे प्रांत से सह प्रांत में। तो ये हमारा एक एक ही नहीं होगा। परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख रखी है, परिभाषा भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पर अचादक की कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं होती है उनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमारा अचादक भी नहीं होगा। आप यहाँ से देख लेना, परिभाषा भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये हमारा अचादक भी नहीं होगा। तो इसका जो हमें चौथा वाला ऑप्शन दे रखा है कि फलन ना तो हमारा एक एक ही होगा और ना ही अचादक होगा, तो इसका चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसको नोट करते रहना। तो अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर आप कैपिटल ए बराबर दे रखा है ए आई जे और एम इंटू एन। यहाँ पर ए आई जे बराबर कितना होगा 0 और आई और जे आपस में क्या होंगे बराबर नहीं होंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसमें जो हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी है ये कंडीशन होती है हमारे पास विकर्णाभ्युं की, तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि एक विकर्णाभ्युं वह अभ्युं होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी तत्व क्या होते हैं शून्य होते हैं। यानी कि इस तरीके का हमारे पास एक अभ्युं होगा जिसमें जो हमारे पास विकर्ण होगा उसी में यहाँ पर हमारे पास कुछ अवयव होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास बाकी अवयव होंगे वो सारे क्या होंगे हमारे पास 0 होंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम विकर्णाभ्युं बोलते हैं। तो उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है कि x माइनस वाई बराबर होगा π/2 और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू को याद करना है। और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर साल इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो dy ओवर dx की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो मैं यहाँ पर समीकरण दे रखी है उसका हम यहाँ पर दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास dy ओवर dx ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर dy ओवर dx यहाँ पर आ जाएगा π/2। तो यहाँ पर हम इन दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। dx ओवर dx हो जाएगा माइनस dy ओवर dx बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर हम x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं और यहाँ पर इस पद में x नहीं दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। और यहाँ पर हमारे पास dx ओवर dx यानी कि x का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस dy ओवर dx बराबर 0। अब हमें यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है और ये हमें दे रखा है माइनस में, तो इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो dy ओवर dx बराबर आ जाएगा हमारे पास 1
और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू ही निकालनी थी, जो कि हमने यहाँ पर निकाल दी है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि इसके दूसरे वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर एक दे रखा है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, यदि एक समफलन है तो यहाँ पर जो हमें लिमिट माइनस के a से a एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा, तो इसके बराबर होगा ये हमें बताना है। ये आपने प्रॉपर्टी बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन में यूज करी होगी, जो की होती है हमारे पास तीसरी वाली, टू लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। मैंने यहाँ पर भी इसका आंसर लिख रखा है, तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स बाई टू का प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में हमें दे रखा है। तो यहाँ से हमारा इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे आई, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है tan स्क्वायर एक्स बाई टू का। तो हम इसको यहाँ पर कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास थीटा बराबर कितना एक्स बाई टू, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम फॉर्मूला बना लेंगे। तो यहाँ पर हम tan स्क्वायर थीटा की जगह पर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर थीटा की जगह लिख देंगे हम यहाँ पर एक्स बाई टू, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक्स बाई टू ही दे रखा है थीटा की जगह। और इसको हम यहाँ पर दो भागों में तोड़ लेंगे, और यहाँ पर जो हमें एक्स बाई टू दे रखा है इसको हम यू लेट कर लेंगे, जिससे जिससे हम यहाँ पर dx की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 2 du। ये हमने इसलिए करा है क्योंकि कैलकुलेशन करने में हमें यहाँ पर आसानी रहेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर u 2 du माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। तो दो को हम यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर u du माइनस 1 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर sec स्क्वायर u का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास tan u माइनस x प्लस c। x हो जाएगा हमारे पास a का इंटीग्रेशन। अब आपको ध्यान होगा u की वैल्यू रखी थी हमने x बाई टू, तो हम यहाँ पर u की जगह पर x बाई टू रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 tan x बाई टू माइनस x प्लस c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका हमने यहाँ पर प्रति अवकलज निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यहाँ पर हमें आधा अधूरा दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में वो सारे के सारे हमारे गलत है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स बाई टू का प्रति अवकलज हमारा ये हो जाएगा। ये ऑप्शन में आए तो आप लिख करके आ जाना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है अवकल समीकरण y2 की पावर 3 प्लस y2 प्लस साइन y1 बराबर होगा 0। तो यहाँ पर हमें कोटि और घात बतानी है, तो कोटि और घात आपसे निकालनी आनी चाहिए। कोटि का मतलब ये होता है कि जो हमें अवकल समीकरण दे रखी है उसमें कितनी बार अवकलन किया गया है, उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास कोटि। तो यहाँ पर हमें दे रखा है y2, यानी कि इस समीकरण का दो बार अवकलन हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास कोटि कितनी हो जाएगी 2। और यहाँ पर हमें निकालनी है घात। घात का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमें अवकल समीकरण दे रखी है ये हमारी स्वतंत्र होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है साइन y1, तो यहाँ पर हमें त्रिकोणमिति मान दे रखा है, तो इसमें जो हमारी घात होगी वो क्या होगी अपरिभाषित होगी। तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन हमें दे रखा है अपरिभाषित और 2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है y अक्ष के दिक् कोसाइन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो y अक्ष के पूछा है, तो जो हमारे पास x अक्ष होगा और साथ में z अक्ष होगा उनके निर्देशांक होंगे 0 0, और जो हमारे पास y अक्ष होगा उसके निर्देशांक हो जाएंगे 1। तो ये हो जाएगा 0,1,0, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि a और b दो घटनाएं इस प्रकार से है कि p a अपॉन b बराबर होगा p ब्रैकेट में b अपॉन a, तब हमें यहाँ पर बताना है कौन सी कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी। मैंने जैसे आपको बताया था एनालिसिस वीडियो में कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन अधूरा दे रखा है, तो हम यहाँ पर मानते हुए चलेंगे ये जो हमें प्रायिकता दे रखी है ये हमारी कैसे होंगी आपस में बराबर होंगी कि p a बराबर होगा p b के, तभी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके लिए भी फॉर्मूला लगा देंगे और इसके लिए भी फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन बनेगी वो बनेगी pa माइनस pb बराबर होगा 0। और एग्जाम में आपको ये सोल्यूशन बता करके नहीं आना है, एग्जाम में खाली आपको जो ऑप्शन हमारा सही है उस पर निशान लगा करके आना है। और ये जो सोल्यूशन है आप रफ पेपर पर कर देख सकते हैं, सोल्यूशन आपको एग्जाम में कर नहीं आना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो इसमें जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन होगा ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे अभिकथन और कारण वाले दो क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, तो दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। पहले में हमें अभिकथन दे रखा है कि एफ एक्स बराबर मोड में हमें यहाँ पर कॉस एक्स दे रखा है, ये क्या है हमारे पास एक सतत फलन है। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कथन हमारा सही होगा या फिर नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर मोड में कॉस एक्स, ये क्या होगा हमारा एक सतत फलन होगा। पहले हम एक्स बराबर 0 पर निकालेंगे, फिर इसकी राइट हैंड साइड वाली लिमिट और फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट, तीनों हमारी बराबर आ रही होंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यानी कि जो अभिकथन है ये हमारा सही है। अब जो हमें कारण दे रखा है उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। कारण में हमें दे रखा है कि जी एक्स बराबर होगा कॉस एक्स और एच एक्स बराबर होगा मोड में एक्स के, ये हमारा अभिकथन का सही कारण है। तो ये जो हमें यहाँ पर कारण दे रखा है ये भी हमारा सही है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये हमारा अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला वाला ऑप्शन है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, वो ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं।
बहुत इजी क्वेश्चन था और ये आपका अलग से भी आ सकता है, जिसमें हमें यहाँ पर फलन को सतत प्रूव करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमें अभिकथन दे रखा है, कोई भी दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखी है और यहाँ पर हमें कारण भी बता रखा है। मैं पहले ही बता दूं कि ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें हमें कंडीशन प्रूव करनी होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, ये भी आपके आ सकते हैं। तो ये हमारा अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। कैसे करता है? सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, पूरी कंडीशन मैंने आपको प्रूफ करवा रखी है, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन में कारण दे रखा है वही हमारा प्रूफ होकर आता है। तो यहाँ से आप इसकी कंडीशन को नोट कर लेना, आराम से आपका एग्जाम में 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, यदि हमें यहाँ पर एक समुच्चय दे रखा है a, 2, 3, तो ए से ए में क्या संबंध होगा, उन संबंधों की क्या संख्या होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। वैसे तो आपका पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बुक में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको याद होगा तो आपके 11वीं क्लास में थे। तो यहाँ पर हमें यह क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व कैसे करेंगे सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर समुच्चय दे रखा है, उसमें हम यहाँ पर ए से ए में कुल संबंधों की संख्या के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं, 2 की पावर n और उसका भी क्या होगा, a स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो हमें n दे रखा है, यानी कि संख्या कितनी दे रखी है, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 9। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 512, यानी कि a से a में संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 512, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप सोल्यूशन को हाथों हाथ नोट करते रहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें यहाँ पर दे रखा है x बराबर a थीटा स्क्वायर, y बराबर 2a थीटा स्क्वायर, और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू को ज्ञात करना है। और यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं और लगभग हर साल ये आते रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले चैनल पर करवा रखे हैं, जो कि आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुकी होगी, आप इस प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें पहली वाली समीकरण दे रखी है, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पर हमें थीटा दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसका सीधे x और y के सापेक्ष में अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x का थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे और y का भी हम यहाँ पर थीटा के सापेक्ष में अवकलन करेंगे और दोनों को भाग कर देंगे, फिर यहाँ पर हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा dx ओवर डी थीटा बराबर होगा, a हमारा क्या एक अचर है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a आ गया और थीटा आ गया। यहाँ पर हो जाएगा x की पावर n बराबर होगा n x की पावर n के, तो यहाँ पर हमारे पास dx ओवर डी थीटा की वैल्यू हो गई 2a थीटा। इसी तरीके से हम यहाँ पर dy ओवर डी थीटा की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगी 2a। अब हमें यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पर जो हमारे पास dy ओवर डी थीटा है, इसको हम भाग कर देंगे जो हमारे पास पहली वाली समीकरण थी dx ओवर डी थीटा के बराबर। तो यहाँ पर dy ओवर डी थीटा की वैल्यू है 2a अपॉन dx ओवर डी थीटा की वैल्यू है 2a थीटा। तो यहाँ पर 2a से 2a कट जाएगा और d थीटा से d थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन थीटा। और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने निकाल दी है। 1 नंबर के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, और बहुत आसान था, आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हमें इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रखा है साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, जिसका हमें यहाँ पर अवकलन करना है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का, और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि समाकलन और अवकलन करने के लिए सबसे ज्यादा एग्जाम में आपका पूछा जाता है मैथ के, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगर आपने समाकलन और अवकलन करना सीख लिया तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको आई लेट कर लेंगे और लेट कर लेंगे कि लेट u बराबर होगा अंडर रूट एक्स के, और x को हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका हम यहाँ पर x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा du ओवर dx बराबर, फिर से यहाँ पर x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट एक्स, क्योंकि जब हम यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास x की पावर माइनस 1/2, उसको हम हर में लिख देंगे, जिससे हमारा ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से हम 2 du की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमने क्यों निकाली है वो आपको आगे सोल्यूशन में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने वैल्यू को लेट करा था उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट एक्स को हमने यू लेट करा था, तो यहाँ हो जाएगा साइन यू, और dx ओवर अंडर रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 du, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू पहले ही निकाल ली थी। अब 2 हमारा यहाँ पर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन यू du, साइन यू का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस a cos u। अब हम यहाँ पर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 2 cos u प्लस c। अब हम यहाँ पर u की वैल्यू को रख देंगे, तो i बराबर आ जाएगा माइनस के 2 cos अंडर रूट एक्स प्लस c, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पर अवकलन करना था, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना, और इसके हाई चांसेस हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका इस साल भी जरूर रिपीट हो जाएगा। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हमें यहाँ पर एक सदिश दे रखा है i प्लस जे प्लस के
एवं एक्स अक्ष के बीच का हमें यहाँ पर कोण ज्ञात करना है। कोण निकालने के लिए भी आपका आ जाता है। तो कोण निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो कोण निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा सारणिक ए और सारणिक बी, यानी कि हमें यहाँ पर इसके परिमाण को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ए वेक्टर चाहिए, बी वेक्टर चाहिए और अपॉन में इनका परिमाण चाहिए, तभी हम यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ए वेक्टर तो क्वेश्चन में दे रखा है पहले से ही, आई प्लस जे प्लस के। अब हम यहाँ पर किसी तरीके से एक्स अक्ष से भी एक वेक्टर बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स अक्ष दे रखा है, यानी कि आई की वैल्यू तो हमारे पास कुछ होगी, लेकिन जे और के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0 होगी। तो यहाँ पर हमारे पास बी वेक्टर बन जाएगा आई प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप के। तो यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर इनका डॉट गुणन निकाल लेते हैं और साथ में परिमाण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डॉट गुणन और परिमाण निकालना आता होगा। तो डॉट गुणन हम कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो पहले हम यहाँ पर ए वेक्टर को रख देंगे आई प्लस जे प्लस के, और इसी तरीके से हम यहाँ पर बी वेक्टर को भी रख देंगे आई प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और सिंपल हम यहाँ पर इनके गुणांकों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आई का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी आई का गुणांक 1 है, तो 1 गुणा 1 प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, प्लस के का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो ये दोनों तो हमारे पास 0 हो जाएंगे और यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर परिमाण भी निकाल लेते हैं। तो मोड में ए का परिमाण हो जाएगा जो भी उनके गुणांक होंगे आई जे के उनका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर आई का गुणांक है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 1, 1 का होल स्क्वायर प्लस के का भी गुणांक है, तो के का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आई जे के की वैल्यू आ जाएगी 1, 1 और 1, तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3। इसी तरीके से हम यहाँ पर बी का परिमाण भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा आई का मतलब हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास बी का परिमाण आ जाएगा 1। तो हमने यहाँ पर सभी की वैल्यू को निकाल लिया है। अब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आई है 1 अपॉन परिमाण आया है ए का अंडर रूट 3 गुणा बी का परिमाण आया है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा बराबर होगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 के, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच का कोण निकालना था जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से आपकी समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना, यहाँ से आप इसको नोट कर लें। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर हमसे बोल रखा है निम्नलिखित रेखा का समीकरण कार्य के रूप में लिखिए। और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ पर हमें एक समीकरण दे रखा है और ये जो हमारे पास समीकरण है इसका जो हमारे पास एक मानक रूप होता है वो होता है आर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो इससे हम यहाँ पर तुलना कर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ए वेक्टर से हम यहाँ पर x1 y1 z1 की वैल्यू को निकाल लेंगे और बी वेक्टर से हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास रेखा का कार्तीय रूप होता है जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x1 y1 z1 a b c इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखी है। यहाँ से जो हमने निकाली थी a वेक्टर से और b वेक्टर से, और उन सभी वैल्यू को यहाँ पर हम रख देंगे और यही हमारे पास रेखा का कार्तीय रूप हो जाएगा जो कि हमसे लिखने के लिए बोला था। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा और यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना। और यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सरल कीजिए cos इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2, और ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये समझ लो 1 नंबर का है और यहाँ पर आपको 2 नंबर में दे रखा है, आराम से आप यहाँ पर 2 नंबर पक्के कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो cos इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 5/6 प्लस, और साइन इनवर्स अंडर रूट 3 अपॉन 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 5/3। हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं जो कि हमारे पास आ जाएगा 6 गुणा 3, 6 से 6 हम काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई प्लस 3 से 3 काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई। तो यहाँ पर 6 और 3 हो जाएगा हमारे पास 9 पाई और 6 हो जाएगा 18। 9 से हम यहाँ पर 18 काट देंगे 2 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 5/2। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। आप देख ले कितना छोटा सा क्वेश्चन है, 2 ही लाइन का है लगभग क्वेश्चन और 2 नंबर में आया हुआ है। तो आराम से यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी घन का आयतन हमें यहाँ पर दे रखा है 7 सेंटीमीटर क्यूब
प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यदि हमें उसका कोण दे रखा हो 4 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर साल ये भी हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर घन का आयतन दे रखा है, इससे हम यहाँ पर dA ओवर dt की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पर dA ओवर dt की वैल्यू को क्यों निकालना है, क्योंकि जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास 6a स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर dA ओवर dt की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम आयतन से ही निकाल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर आपको कर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी भुजा मान लेंगे, आयतन मान लेंगे और साथ में क्षेत्रफल को मान लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारे पास आयतन में परिवर्तन की दर है, यानी कि dV ओवर dt की वैल्यू है, वो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर की क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और a की वैल्यू में दे रखी है 4, ये जो हमें कोर दे रखा है। तो आपको पता होगा जो हमारे पास घन होता है उसका आयतन होता है a की क्यूब और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। तो यहाँ पर जो मैं आयतन दे रखा है v बराबर होगा a की क्यूब, तो इसका हम यहाँ पर t के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dv ओवर dt बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर dA ओवर dt। अब आपको ध्यान हुआ a की वैल्यू भी हमें दे रखी है और dv ओवर dt की वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रखकर यहाँ से हम dA ओवर dt की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर निकाल रखी है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है S बराबर होगा 6a स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम इस t के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ds ओवर dt बराबर हो जाएगा 6 गुणा और यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि आएगा हमारे पास n यानी कि 2 गुणा यहाँ पर हो जाएगा a x की पावर n-1 और जिसको हमने x माना होगा उसका भी अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा dA ओवर dt। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ds ओवर dt बराबर होगा 6 दूनी 12 इंटू a की वैल्यू आ जाएगी 4 और dA ओवर dt की वैल्यू आ जाएगी 7/48। सभी की वैल्यू को रखकर हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यानी कि जो हमारे पास घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हमारा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लें। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर हमें फिर से इसका समाकलन ही करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है और समाकलन करने वाले क्वेश्चन अभी हमारे इससे पहले ही बहुत सारे रिपीट हुए हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि समाकलन करना आप जरूर सीख लें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा इस फॉर्मूले का यूज होगा इसमें कि इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर du बराबर होगा 1/a tan इनवर्स u/a प्लस c। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैं 9x स्क्वायर दे रखा है इसमें से हम यहाँ पर जबरदस्ती 9 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से था वो यहाँ पर हमारा चेंज हो चुका है। इंटीग्रेशन 1/9 ब्रैकेट में 4/9 प्लस x स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास फलन बन चुका है वो हमारा इस तरीके से बन चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/9 हमारा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2/3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। अब ये जो हमारा फलन आ चुका है ये हमारा सेम इसी तरीके का बन चुका है जो हमारे पास फॉर्मूला था, जिसमें यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 2/3 और u की वैल्यू आ जाएगी x। तो इसको हम सिंपल इस फॉर्मूले में रख देंगे और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करा है, बस हमने यहाँ पर जो मैं फलन दे रखा था उसको हमने फॉर्मूले के हिसाब से बदल लिया था। आराम से हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो इसमें भी आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए कि इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ से आप इसको भी नोट कर लें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि हमें यहाँ पर बिंदु दे रखा है 3 और ये तीनों बिंदु कैसे होंगे, हमारे संरेख होंगे। तो संरेख होने की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए जो कि हमारे पास हो जाएगी, आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं, जैसे BC बराबर होगा लैम्डा AB के। यहाँ पर हमें इस कंडीशन को प्रूव करना होगा। अगर ये कंडीशन हमारी यहाँ पर प्रूफ हो गई तो ये जो हमें 3 बिंदु दे रखे हैं ये क्या होंगे, हमारे आपस में संरेख होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो भी मैंने आपको बता रखे हैं, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर उन पॉइंटों को लिख लिया है, उसके बाद में हम यहाँ पर इन तीनों पॉइंटों को सदिश रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी और सिंपल हम यहाँ पर एक एक कर A B और B C की वैल्यू को निकाल लेंगे, क्योंकि कंडीशन प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों ही वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर A B की वैल्यू को निकालना है, B में से हम यहाँ पर A को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर A वेक्टर की वैल्यू को रखेंगे माइनस B वेक्टर की वैल्यू को रखेंगे। और माइनस कैसे करते हैं, I वाले गुणांक में से I वाले को माइनस करेंगे, J वाले में से J वाले को और K वाले में से K वाले को। इस बात का आप ध्यान रखना, जोड़ेंगे भी ऐसे ही और घटाएंगे भी ऐसे ही। तो यहाँ पर हमारे पास A B की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर BC की वैल्यू को भी निकाल लेंगे, C माइनस B कर देंगे, C वेक्टर माइनस B वेक्टर, और यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू भी आ जाएगी। और ये जो हमें BC की वैल्यू दे रखी है, अगर हम यहाँ से माइनस के 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बनेगी ये सेम टू सेम हमारी क्या होगी, AB की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से कंडीशन आ जाएगी कि BC बराबर होगा
माइनस के 2 ए बी के, और यहाँ पर हमें इसी तरह की कंडीशन प्रूव करनी थी कि बी सी बराबर होगा लैम्डा ए बी के, जो कि यहाँ पर हमारे पास हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारे पास तीन बिंदु है ये क्या होंगे, आपस में हमारे संरेख होंगे। वही हमने यहाँ पर लिख रखा है और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था और ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसमें भी कंडीशन पता होनी चाहिए और कैलकुलेशन इसमें कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और ये हमारा प्रायिकता वाले चैप्टर से और अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसमें हमसे बोल रखा है ए और बी तो खाली पदों के लिए उम्मीदवार है। यदि ए के चुनने की प्रायिकता है 1/3 है और बी के चुनने की प्रायिकता है 3/5, तो ठीक ठीक ए के चुने जाने की प्रायिकता हमें यहाँ पर बतानी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माना पी ए के चुने जाने की प्रायिकता है और पी बी के चुने जाने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर हमारे पास पी ए और पी बी की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। अब जो हमारे पास घटनाएं दे रखी हैं, घटनाओं के ना होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर घटनाओं के घटित न होने की प्रायिकता को ज्ञात करते हैं, यानी कि पी को ना चुना जाए और ऐसे ही बी को ना चुना जाए, तो इसकी प्रायिकता हमारे पास क्या होंगी, जो कि हमने यहाँ पर निकाल रखी है, पी ए डैश और पी बी डैश। हम क्या करेंगे, एक में से होने की प्रायिकता को घटा देंगे, ना होने की प्रायिकता आ जाएगी। इतना आपको पता होगा। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ से आपको आगे समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि ठीक ठीक एक को चुने जाने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो एक को चुने जाने की प्रायिकता हमारी किस तरीके से निकलेगी वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि या तो हमने ए को चुन लिया और बी को हमने नहीं चुना है, या हमने बी को चुन लिया ए को नहीं चुना है, तभी हम यहाँ पर ठीक ए को चुने जाने की प्रायिकता निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि हम यहाँ पर ठीक ए के चुने जाने की स्थिति तब हो सकती है जैसे मैंने आपको बताया है कि ए को चुना जाए बी को चुना ना जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा, पी बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि इन दोनों में से बी को ना चुना जाए ए को चुना जाए, और दूसरे वाले में ए को ना चुना जाए और बी को चुना जाए। तो यहाँ पर हम इनके फॉर्मूले बना लेंगे, जो क्या आ जाएंगे, पी ए इंटू पी बी डैश पी ए डैश इंटू पी बी, और इन सभी की वैल्यू हमने पहले से ही निकाल रखी है। तो इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रखकर सिंपल एलसीएम लेकर यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर ठीक ठीक ए के चुने जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 8/15, और यही हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है। थोड़ा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है जो कि हमारा स्मॉल एन बिलोंग्स करता है कैपिटल एन में, और एफ एक्स बराबर हमें यहाँ पर दो फलन दे रखे हैं। एक दे रखा है स्मॉल एन प्लस 1/2, जहां पर एन हमारे पास है विषम संख्या और n/2 है हमारे पास सम संख्या। यानी कि अगर हमारे पास सम संख्या होगी तो उसके लिए एफ एक्स बराबर अलग फलन दे रखा है, और विषम संख्या होगी तो उसके लिए यहाँ पर हमें अलग फलन दे रखा है। और फलन हमारा प्राकृतिक संख्याओं से रियल नंबर्स में है, यानी कि वास्तविक संख्याओं में, और यहाँ पर हमें फलन को एक एक की आच्छादी प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक एक की और आच्छादी कंडीशन पता होनी चाहिए। चित्र बनाकर समझा देता हूँ और आसानी से आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समुच्चय को लेट कर लेंगे कि लेट ए बराबर होगा 1 2 3 4 5 6, और ये सारे के सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर है, और इन सभी में हमारी सम संख्याएं भी होंगी और विषम संख्याएं भी होंगी। तो एक साइड में हम यहाँ पर प्रांत को बना लेंगे और एक साइड में हम यहाँ पर सह प्रांत को बना लेंगे। प्रांत हो गया जो हमने यहाँ पर समुच्चय ए माना है 1 से लेकर 6 तक। अब यहाँ पर जो हमारे पास सम संख्या होंगी उनको इस फॉर्मूले में रखेंगे और विषम संख्या के लिए फॉर्मूले में रखेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है एक क्या है हमारे पास विषम संख्या है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फलन होगा एफ एक्स बराबर होगा n प्लस 1/2। तो यहाँ पर f1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 2/2, 2 से 2 काट देंगे एक बार, यानी कि f1 की वैल्यू कितनी आई है 1, और हमने यहाँ पर 1 पर इसको जोड़ रखा है सह प्रांत में। ऐसे ही अगली वैल्यू निकालेंगे हम f2, तो f x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास n/2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यू ले रहे हैं तो वो क्या हमारे पास है सम। तो यहाँ पर हमारे पास f2 बराबर आ जाएगा 2/2, तो 2 से हम यहाँ पर 2 काट देंगे एक बार, तो यहाँ पर हमारे पास f2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, तो 2 को भी हमने यहाँ पर 1 से मिला दिया है। इसी तरीके से आप आगे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यही आएगी, 3 और 4 का प्रतिबिंब होगा 2, 5 और 6 का प्रतिबिंब बनेगा 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये हमारे एक एक ही तो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। सबका एक प्रतिबिंब अगर बनता तो ये हमारा एक एक ही होता, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो ये हमारा बहु एक है, ना कि है एक एक ही। तो पहला वाला पॉइंट गलत है। अगला हम यहाँ पर प्रूव करेंगे आच्छादी, क्योंकि एक एक की आच्छादी प्रूव करने के लिए फलन एक एक ही भी होना चाहिए और आच्छादी भी। अभी हमारा एक एक ही तो नहीं है, आच्छादी को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो आच्छादी के लिए क्या कंडीशन होती है कि सह प्रांत में जितने भी हमारे पास अवयव है उन सभी का प्रतिबिंब प्रांत में बनना चाहिए, चाहे एक बने या फिर दो बने। तो सह प्रांत में हमारे पास 3 अवयव है, 1 2 3, सभी का प्रतिबिंब हमारा प्रांत में बन रहा है। भले यहाँ पर 2 बन रहे हैं लेकिन प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इसलिए जो दिया गया फलन है ये हमारा क्या होगा आच्छादी होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे कि अतः दिया गया फलन हमारा एक एक की आच्छादी नहीं है, क्योंकि एक एक की आच्छादी होने के लिए
फलन को एक एक की भी और अच्छा भी होना चाहिए। यहाँ पर हमारा एक एक की प्रूफ नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आ गया होगा और बड़े तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस को डायग्राम बनाकर अगर आप कर लेंगे तो आसानी से आपकी समझ में भी आ जाएगा और एग्जामिनर भी इस मेथड को देकर आपको पूरे मार्क्स दे देगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को इसी मेथड से करके आना। अब इस क्वेश्चन के अथवा में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि L तल में सभी रेखाओं का समुच्चय है और यहाँ पर हमें एक संबंध दे रखा है R बराबर L1 L2, L1 लंबवत है L2 पर, समुच्चय में एक परिभाषित संबंध है, जांचिए कि R सभी संबंधों के प्रकार में किस प्रकार का संबंध है वो हमें यहाँ पर बताना है। अब इस तरीके का आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर हमें जो रेखाएं दे रखी हैं वो हमारी समांतर रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे बोल रखा है लंबवत। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, कहीं आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़े नहीं, देखेंगे तो हमारा समांतर वाला क्वेश्चन है और जब आप लास्ट में कर लें उस क्वेश्चन को, बाद में आपका ध्यान जाए तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लंबवत प्रूव करना है, संबंध चेक करने हैं, स्वतुल्य, सममित और सकर्मक होगा या फिर नहीं होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। पहली यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है स्वतुल्य, दूसरी है सममित और तीसरी है सकर्मक। तो यहाँ पर स्वतुल्य को परावर्तक भी बोलते हैं, जिसमें हमें बताना होता है कि कोई भी हमारे पास रेखा है वो खुद की क्या होती है, समांतर होगी या लंबवत होगी, इस तरीके से बताना होता है। तो यहाँ पर जो हमें कंडीशन दे रखी है लंबवत की, तो आप ये सोचे कि एक रेखा है वो हमारी किसी दूसरी रेखा पर लंबवत है, तो यहाँ पर हमें स्वतुल्य में स्वयं वाली कंडीशन लगानी पड़ती है, यानी कि रेखा, यानी कि अगर हमारे पास एक रेखा है तो वो हमारी स्वयं के तो समांतर हो सकती है जैसे समांतर वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर हमारे पास कोई रेखा है तो वो रेखा खुद पर लंबवत नहीं हो सकती है, तो ये हमारा स्वतुल्य नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ऐसे ही सममित वाली कंडीशन है, अगर हमारे पास कोई एक रेखा है तो हमारी दूसरी के समांतर होगी और दूसरी रेखा है वो हमारी पहली के समांतर होगी। तो लंबवत वाली कंडीशन में हो जाएगा पहली रेखा दूसरी पर लंब है और दूसरी रेखा पहली पर लंब है, ऐसी कंडीशन हमारी प्रूफ हो सकती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सममित वाला संबंध होगा ये कैसा हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। अगला हमारे पास है सकर्मक संबंध। यहाँ पर हमें तीन रेखाओं को लेट करना पड़ेगा कि पहली दूसरी के समांतर है, दूसरी तीसरी के, तो जो हमारे पास पहली रेखा होगी वो तीसरी की क्या होगी, समांतर होगी। पहली रेखा दूसरी पर लंबवत है, दूसरी रेखा तीसरी पर लंबवत है, तो पहली रेखा तीसरी पर लंबवत नहीं हो सकती है, तो ये हमारा फलन कैसा हो जाएगा, सकर्मक नहीं होगा, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हमसे पूछा था कि ये जो हमें संबंध दे रखा है इसमें कौन सा हमारा संबंध होगा, तो इसमें जो हमारा दूसरा वाला संबंध है सममित वही होगा, बाकी कोई भी संबंध नहीं होगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना, कहीं जल्दबाजी में आप समांतर यहाँ पर कर आ जाए, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें यहाँ पर एक आव्यूह ए दे रखा है और हमसे बोला है कि ये हमारा क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमें यहाँ पर ए, बी और सी की वैल्यू को ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको विषम सममित आव्यूह की कंडीशन पता होनी चाहिए और आराम से यहाँ पर आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो विषम सममित आव्यूह की कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास कि ए डैश बराबर होगा माइनस के ए के। अब यहाँ पर हम इस कंडीशन का यूज कर आराम से ए बी सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम यहाँ पर परिवर्त आव्यूह को निकाल लेते हैं, उसको हम यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद में जो भी हमारे पास आव्यूह दे रखा है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो परिवर्त आव्यूह यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 a और 3, उसके बाद में 0 p -1 और c 1 0, ये हो गया हमारे पास परिवर्त आव्यूह। अब यहाँ पर हम आव्यूह एक को लिख देते हैं 0 a 3 2 b -1 और c 1 0, ये हमारे पास आव्यूह आ चुका है दोनों के दोनों। अब इनके कर देंगे तुलना कर देंगे, तुलना कर a b और c की वैल्यू को निकाल लेंगे। a हमें यहाँ पर दे रखा है तो a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी हो जाएगी 2, तो a बराबर हो जाएगा माइनस के 2, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस भी दे रखा है, माइनस की आव्यूह के हर एक अवयव के साथ में मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर हमें दे रखा है b और यहाँ पर भी दे रखा है b, तो b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 0। ऐसे हम यहाँ पर c की वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो c हमें यहाँ पर दे रखा है, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3, लेकिन यहाँ पे होगा माइनस, तो यहाँ पर होगा हमारे पास माइनस का c बराबर 3, तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3। तो हमें यहाँ पर a b और c की वैल्यू ही निकालनी थी, जो हमने यहाँ पर निकाल दी है। बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ था, आराम से आपके यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से करना, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आपने थोड़ी भी कहीं पर गलती कर दी तो यहाँ पर जो आपके पास ए बी सी की वैल्यू आई है ये आपकी सारी की सारी गलत हो जाएंगी। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें यहाँ पर दे रखा है y बराबर होगा x की पावर x प्लस log x की पावर x, और यहाँ पर हमें dy ओवर dx की वैल्यू याद करनी है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी बता रखा है कि dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए तो आपका आना ही आना है। तो आप dy ओवर dx की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इस तरीके के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप जरूर कर लेना। जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई है उसमें जाकर आप जरूर देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं।
तो इसको हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें समीकरण दे रखी है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम यहाँ पर u और इसको मान लेंगे हम यहाँ पर v, जैसे कि हमने यहाँ पर लेट कर रखा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन गई y बराबर होगा u प्लस v। अब हम इस समीकरण का x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy ओवर dx बराबर होगा du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब अगर हमें यहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए यहाँ पर हमें dx ओवर du और dv ओवर dx की वैल्यू चाहिए होगी। तो इन दोनों वैल्यू को हम अलग अलग कर निकाल लेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख देंगे। तो पहले हमने यहाँ पर लेट करा u बराबर होगा x की पावर x के, तो यहाँ पर हम पहले du ओवर dx की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें x की पावर x दे रखा है तो इसका हम डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर पहले हमें log को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा log u बराबर हो जाएगा log x की पावर x के। तो log x की पावर x में यहाँ पर हमारा log a की पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होगा x log a के। तो यहाँ पर हो जाएगा x log x। अब हम इसका x के सापेक्ष में अवकलन कर सकते हैं तो log u का अवकलन हो जाएगा यहाँ पर 1/u, u को हमने x माना है तो यहाँ पर हो जाएगा du ओवर dx बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटू रूल लगा देंगे क्योंकि x भी है और log x भी है। तो log x को हम यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे, x का अवकलन कर देंगे जो कि आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस। अब हम यहाँ पर x को ऐसे छोड़ देंगे और log का अवकलन कर देंगे जो कि हो जाएगा हमारे पास 1/x। x से हम यहाँ पर x को काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस 1। तो du ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u ब्रैकेट में log x प्लस 1। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिवाइड में u था उसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और यहाँ पर हम u की वैल्यू को रख देंगे जो हमने यहाँ पर लेट करी थी। तो यहाँ पर हमारे पास du ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी x की पावर x ब्रैकेट में log x प्लस 1। पहली वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर dv ओवर dx की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं v बराबर log x की पावर x। तो यहाँ पर भी हम दोनों साइड में log ले लेंगे और इसको भी हम अलग कर लिख देंगे और यहाँ पर हम x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। जो हम यहाँ पर अवकलन करेंगे जैसे हमने उस क्वेश्चन में इंटू रूल लगाया था सेम यहाँ पर भी इंटू रूल लगा देंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास dv ओवर dx बराबर होगा log x की पावर x ब्रैकेट में log ब्रैकेट में जो हमारे पास x वाला पद होता है वहां पर आ जाएगा log x प्लस 1/log x। अब यहाँ पर हम दोनों वैल्यू को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर हमने रख दी du ओवर dx की वैल्यू और यहाँ पर रख दी dv ओवर dx की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इतनी बड़ी ये आ जाएगी dy ओवर dx की वैल्यू। इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बस यहाँ पर हमें अवकलन आना चाहिए। अगर हमसे अवकलन करना आता होगा तो आराम से आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप एग्जाम में कर आ जाएंगे। तो आराम से यहाँ से इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है और इसके अथवा में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। ये तो आप dy ओवर dx की वैल्यू को निकाल सकते हैं या फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं जिसमें हमें यहाँ पर k का मान निकालना है। फलन में यहाँ पर दे रखा है और हमसे बोल रखा है कि ये जो हमारा फलन है ये हमारा x बराबर 0 पर सतत है, तो हमें यहाँ पर k का मान निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमें फलन दे रखा है fx बराबर, उसको हम यहाँ पर थोड़ा बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है 1 माइनस cos x उसको हम यहाँ पर cos स्क्वायर 2x में चेंज कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर जो हमें 1 माइनस cos 4x दे रखा है उसको हम यहाँ पर 2 sin स्क्वायर 2x में चेंज कर लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर चेंज कर रखा है। और सिंपल यहाँ पर हमारे पास sin थीटा अपॉन थीटा वाली जो हमारे पास कंडीशन होती है उसको लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास k का मान कितना आ जाएगा 1। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मेरे हिसाब से आप पहला वाला क्वेश्चन करके आए dy ओवर dx वाला, इस क्वेश्चन को आप करना है। इस क्वेश्चन में आप गलती भी कर सकते हैं। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, यहाँ से आप इसको नोट कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप पहला वाले क्वेश्चन करके आना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जहां पर हमें इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स और अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स दे रखा है। इसका हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है और 4 नंबर में आया हुआ है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में करवा रखा है थोड़ा, तो आप इसको ढंग से कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर का परिमीकरण कर लेंगे यानी कि अंश में भी और हर में भी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक का यूज करेंगे कि अंश और हर में अंडर रूट 1 प्लस एक्स से गुणा कर देंगे, जिससे यहाँ पर जो हमारे पास सवाल था वो इस तरीके से हो जाएगा कि अंडर रूट में 1 माइनस एक्स हमें दे रखा था और अंडर रूट में 1 प्लस एक्स हमारा आ जाएगा अपॉन, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे भी हम गुणा करेंगे तो वो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं यहाँ पर हमें दे रखा है। तो यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। इसको आप यहाँ पर टी लेट कर भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट कर रखा है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा अंडर रूट 2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से इसका आंसर आ जाएगा जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है साइन इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगर आपको कहीं पर थोड़ा बहुत भी समझ में ना आया हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। अब इसके अथवा में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें हमें यहाँ पर साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का यहाँ पर हमें समाकलन करना है यानी कि इंटीग्रेशन करना है। बहुत आसान क्वेश्चन आया हमारा इंटीग्रेशन में और आराम से आप इसको कर भी देंगे। मेरे हिसाब से आप पहले वाले क्वेश्चन को छोड़कर इसको करके आ जाना। यहाँ पर हमें इसका आकलन करना है तो हमें यहाँ पर इसको आई लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट u बराबर होगा
1 माइनस cos x के, और यहाँ से हम इसका x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे, तो du ओवर dx बराबर होगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस, यहाँ पर हम cos x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, तो वो हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस के sin x, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो du की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, sin dx, ये हमारे पास हो जाएगी du की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा कि i बराबर इंटीग्रेशन, और यहाँ पर sin x dx की जगह लिख देंगे हम यहाँ पर du अपॉन, और यहाँ पर जो हमारे पास 1 माइनस cos x है उसकी जगह आ जाएगा u, तो यहाँ पर हमें 1 अपॉन u का du के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास log u प्लस c, और u हमने जिसको माना था उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो log ब्रैकेट में 1 माइनस cos x प्लस c, तो ये हमारा sin x अपॉन 1 माइनस cos x का समाकलन हो जाएगा, और यही हमें यहाँ पर करना था। बहुत आसान है, अगर आप समाकलन वाले क्वेश्चंस को लेट कर करेंगे तो आपको जितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उससे आधी कैलकुलेशन में यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, अगर आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत होने के चांस रहेंगे, अगर आप लेट कर करते हैं तो आसानी से आपका इसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ चुका है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमसे बोल रखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे हमें यहाँ पर 3 शीर्ष दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है, यहाँ पर आप इसके 3 पॉइंट मान लें ए बी और सी। ए पॉइंट के निर्देशांक यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस 1 और 2, ऐसे ही बी पॉइंट के निर्देशांक है 2 1 माइनस 1, और यहाँ पर सी पॉइंट के निर्देशांक है 3 माइनस 1 और 2। अब यहाँ पर हमें ए बी और सी ये जो हमें त्रिभुज दे रखा है इसका हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका हर साल आता है, तो क्षेत्रफल आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या कंडीशन होती है, सब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो आप यहाँ पर देख ले, 1/2 मोड में ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, और इसका हमें यहाँ पर परिमाण निकालना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको कैलकुलेशन में समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें ये पॉइंट दे रखे हैं इनको हम यहाँ पर सदिश रूप में वेक्टर के रूप में लिख लेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, कैसे माइनस करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। तो अब हम यहाँ पर इनका क्रॉस गुणन निकाल लेते हैं। क्रॉस गुणन अलग होता है और डॉट गुणन अलग होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें क्रॉस गुणन निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सांडित बना लेंगे और ऊपर लिख देंगे आई जे के, और यहाँ पर जो हमारे पास ए बी और ए सी की वैल्यू आई होगी उसमें जो हमारे पास आई जे के की वैल्यू होंगी उनको हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे ए बी में आई जे के की वैल्यू होगी 1 2 माइनस 3, तो यहाँ पर हमने उसको ही लिख रखा है, और ए सी में होगी हमारे पास 2 0 0 जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब सिंपल हम इसका R1 के अंदर प्रसरण कर लेंगे, और यहाँ से हम ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर की वैल्यू को निकाल लेंगे जो कि हमारी यहाँ पर आ जाएगी, और फॉर्मूले में हमें इसकी परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी, तो सिंपल हम इसका परिमाण निकाल लेंगे। जो भी हमें आई जे के गुणांक दे रखे होंगे उसका हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस माइनस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 16। तो यहाँ पर 36 और 16 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 52, 6 और 6 12 हो जाएगा, 2 हाथ से लग जाएगा 1 3 4 और 1 5। तो अब हम यहाँ पर अंडर रूट 52 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 गुणा अंडर रूट 13 के रूप में। तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का परिमाण आ चुका है। तो कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर इनकी वैल्यू को रख देंगे 2 अंडर रूट 13, 2 से हम यहाँ पर 2 काट देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट 13 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल अगर आप निकालते हैं, अगर वहां पर हमें सेंटीमीटर मीटर दे रखा है तो उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा करके आ जाना। यहाँ पर हमें कुछ नहीं दे रखा है इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा अंडर रूट 13 वर्ग इकाई, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, मेन है अगर आपको मैथ में फॉर्मूले पता होंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लेंगे, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप यही सोचेंगे यार क्या क्वेश्चन आ गया, भले ही वो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है दी गई रेखाओं के बीच की हमें यहाँ पर न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये आपका आता रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना, और ये आपका सेट 1 में भी दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लगभग हर साल रिपीट हो रहे हैं, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें। और यहाँ पर हमें 2 रेखाओं के सदिश समीकरण दे रखे हैं, तो अब हम यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे पहले ये जो हमें दोनों समीकरण दे रखी है इससे हम यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमें पहली समीकरण दे रखी है जो कि हमारी सदिश रूप में है, और जो इसका मानक रूप होता है वो हमारे पास होता है आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मैं आई के जे के गुणांक में पहले पद दे रखे हैं इनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए वेक्टर, और जो हमारे पास दूसरे गुणांक है जिनमें हमारा लैम्डा आ रहा है
वो बन जाएगा हमारा बी वेक्टर। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी समीकरण है उससे भी हम यहाँ पर a2 वेक्टर और b2 वेक्टर की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पर क्यों निकालनी है वो मैं आपको फॉर्मूले से समझा देता हूँ, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो आपको पता होगा दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, जो कि होता है हमारा d बराबर होगा, यहाँ पर मोड लगा देंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, दूसरे ब्रैकेट में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण निकाल लेंगे। इन तीनों वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हमें न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। तो एक एक कर यहाँ पर हम इन सभी वैल्यू को निकाल लेंगे और इन सभी वैल्यू की निकालने के लिए हमें यहाँ पर a1 और b1 वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने पहले से निकाल लिए हैं। तो इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पर निकाल रखा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू को निकालना है, क्रॉस गुणन निकालना है। क्रॉस गुणन कैसे निकालते हैं, पहले हम यहाँ पर लिख देंगे सारणी में i j k को, और जो इनकी वैल्यूज होंगी b1 वेक्टर की और b2 वेक्टर की, जो हमारे i j k के गुणांक होंगे उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में r1 के अनुदिश इसका प्रश्न कर यहाँ पर हमारे पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी और इसके परिमाण की जरूरत हमें फॉर्मूले में पड़ने वाली है। तो इसका हाथों हाथ हम यहाँ पर परिमाण भी निकाल लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने परिमाण निकाल लिया है। जो भी हमारे पास i j k के गुणांक होते हैं उनका हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू को भी निकाल लेते हैं, सिंपल घटा देंगे, कुछ भी हम नहीं करेंगे। और उसके बाद में इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। जब यहाँ से आप b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1176। आप कैलकुलेशन कर देख लेना, इतना तो आपसे आता ही होगा। यहाँ पर फिर हम 84 से 1176 काट देंगे 14 बार, और यहाँ पर हमें डी की वैल्यू ही निकालनी थी, यानी कि न्यूनतम दूरी निकालनी थी, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, जो कि आ जाएगी हमारे पास 14। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप प्री बोर्ड में तो ये आपका आएगा ही, बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है यहाँ से नोट कर लें। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमें यहाँ पर एक ए आप व्यू दे रखा है और एक बी आप व्यू दे रखा है, और हमें यहाँ पर इस कंडीशन को प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स के। इस कंडीशन को हम कैसे प्रूव करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। और इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको भी आप जरूर तैयार कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी के होल इनवर्स की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ पर आप ए दे रखा है और आप व्यू बी दे रखा है, इनके हम आपस में मल्टीप्लाई कर ए बी की वैल्यू को निकाल लेंगे। जो भी हमारे पास ए बी की वैल्यू आएगी उसके हम यहाँ पर सारणी की वैल्यू को निकाल लेंगे कि ये हमारी बराबर 0 तो नहीं आ रही है। अगर ये हमारी बराबर 0 आ जाएगी तो यहाँ पर हम ए बी का होल इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सारणिक ए बी की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। एडजॉइंट ए बी का मतलब हो गया यहाँ पर हमें A11, A12, A21 और A22 इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूला हमारे पास होता है A11 बराबर हो जाएगा माइनस के ए की पावर 1 प्लस 1 और M11, यानी कि जो हमारे पास उप सारणिक होते हैं उस रो को और कॉलम को छोड़ देता है, जो हमारे पास अभी बचता है वो हमारा उप सारणिक हो जाता है। तो ये तो आपसे निकालना आता ही होगा। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर एडजॉइंट ए बी को निकाल लेंगे और बाद में हम यहाँ पर इसकी रो और कॉलम को चेंज कर देंगे। ये हमारे पास एडजॉइंट ए बी की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा 1 ए बी का सारणिक इनटू एडजॉइंट ए बी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है कि ए इनवर्स बराबर होता है 1 सारणी के और एडजॉइंट ए। तो इसी से हमने ये फॉर्मूला बनाया है। अब सिंपल हम इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1, जो हमारे पास ए बी के होल इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। पहले हम यहाँ पर बी इनवर्स की वैल्यू को निकालेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू को निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ पर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की वैल्यू को निकालकर जो हमें लास्ट में आप भी प्राप्त होगा उसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में जो हमारे पास वैल्यू आई थी और समीकरण 2 में ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये दोनों वैल्यू हमारी क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और अच्छे खासे नंबर आपके आराम से मैथ के एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। बस आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। आप देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। तो इसी क्वेश्चन के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमें यहाँ पर 3 समीकरण दे रखी है और इनको हमें यहाँ पर आव्यूह विधि से सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रिपीट होता है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है और आराम से आपके समझ में आ जाएगा और यहाँ से आप सोल्यूशन को भी नोट कर लेना।
तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर u बराबर मान लेंगे 1/x, v बराबर मान लेंगे 1/y और w बराबर मान लेंगे हम यहाँ पर 1/z, जिससे यहाँ पर हमारे पास जो समीकरण बटे में थी वो इस तरीके से बदल जाएंगी u v w में। अब हमें यहाँ पर इनको सॉल्व कर u v और w की वैल्यू को निकालना है। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण होती है ax बराबर होगा b के। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से आप व्यू a की वैल्यू, आप व्यू b की वैल्यू और आप व्यू x की वैल्यू, इन तीनों को अलग कर लेंगे। ये हो जाएंगे हमारे पास आप व्यू b की वैल्यू और x आप भी हो जाएगा। जो हमें यहाँ पर अवयव दे रखे होंगे u v w और जितने हमारे पास संख्या वाले अवयव होंगे उनको हम आव्यूह में कर लिख लेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास आव्यूह a। अब यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर रखा है। पहले हम यहाँ पर सारणिक a का मान निकाल करके देखेंगे कि वो हमारा 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा होगा तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम पहले यहाँ पर सारणिक a का मान निकालेंगे जो क्या आएगा आपके पास 20। उसके बाद में हम यहाँ पर एडजॉइंट a की वैल्यू को निकालेंगे जो कि मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट निकाल कर दे रखी है। आप कैलकुलेशन खुद कर देख लेना, क्योंकि जितनी आप कैलकुलेशन करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया तरीके से। तो प्रैक्टिस आप ज्यादा करें तो यहाँ से आप एडजॉइंट a की वैल्यू को निकाल लेना। उसके बाद में हम यहाँ पर a इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाकर a इनवर्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं। क्यों निकालिए वो आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ax बराबर होगा b के, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b के। तो यहाँ पर हम a इनवर्स की वैल्यू और b की वैल्यू को रख देंगे और यहाँ पर हम इन दोनों आव्यूह के आपस में मल्टीप्लाई कर एक आव्यूह प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद में जो हमारे पास 1/20 है इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर जो हमारे पास x है, x आव्यूह था हमारे पास u v w, तो यहाँ से तुलना कर u v और w की वैल्यू को निकाल लेंगे जो कि हमारी थी 1/x के बराबर, 1/y के बराबर, 1/z के बराबर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में माना था। तो हम यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 10/19, y की वैल्यू आ जाएगी 0 और z की वैल्यू आ जाएगी 10/3। तो हमें यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू को निकालना था जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ये भी हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। ये आपके सैंपल पेपर में भी आया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में भी आपका जरूर आएगा। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप जिसकी त्रिज्या r एक वृत्त अंकित किया जाता है जो कि हमारे पास होगी 6√3r। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। कैसे करेंगे उसका ये हमारे पास डायग्राम है और इसका पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है और ये आपके काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन करवा रखा है। यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना। पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको करवा दिया है और ये आपके कोई बुक के क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन बुक पर आधारित ये दे रखे हैं। तो सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। और इसी क्वेश्चन के अथवा में भी हमें यहाँ पर दे रखा है सिद्ध कीजिए कि किसी गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन वाले शंकु एवं गोले के आयतनों में 8:27 का अनुपात होता है, वो हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। तो उसका भी डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है और साथ में सोल्यूशन भी मैंने आपको दिखा रखा है। सोल्यूशन इसका काफी लेंथी है तो सोल्यूशन को आप ध्यान से नोट कर लेना और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। और ये आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को पहले नोट कर लें। पहले यह है उसके बाद में यह है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि x बराबर a√2 द्वारा वृत्त x² + y² बराबर a² के काटे गए छोटे भाग का हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। ये जो हमारे पास वृत्त का समीकरण दे रखा है x² + y² बराबर a², तो उसके लिए हमारे पास ये सीधा डायग्राम बन जाएगा और जो रेखा का समीकरण दे रखा है उसके लिए यहाँ पर हमने रेखा खींच दी है। तो हमें यहाँ पर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक न एक रिपीट होते रहते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर दे रखा है। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास दो भाग है, दोनों में से हम यहाँ पर किसी भी एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसमें हम या तो 2 से गुणा कर देंगे या उसी में हम उतने ही भाग को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुणा यहाँ पर जो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल दे रखा है लिमिट लगा देंगे a√2 से a तक और यहाँ पर हो जाएगा y dx, y की वैल्यू ये जो हमें समीकरण दे रखा है इससे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा x² + y² बराबर a²। हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y² बराबर हो जाएगा a² - x²। y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में a² - x²। तो इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और सिंपल सॉल्व कर आराम से फॉर्मूला लगाएंगे, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन में आपको आगे इसकी दिखा देता हूँ।
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला आएगा, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1 वर्ग इकाई। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1 वर्ग इकाई। और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना और रातों रात यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हमें यहाँ पर वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से जाता है। और यहाँ पर हमें दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमसे किसी और तरीके से पूछ रखा है आपकी बुकी का क्वेश्चन, लेकिन तरीका पूछने का यहाँ पर अलग है। तो आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके बुके ही होंगे, लेकिन पूछने का तरीका अलग होगा। तो इस तरीके को आप जरूर ध्यान रखना कि ऐसे भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें इसका अवकलन करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो मैंने सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पर अंश और हर में जो घात है उनको देख लेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो ये घाते क्या हमारे पास समान है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे y बराबर होगा वी एक्स। तो जहां जहां पर हमारे पास y है वहां पर हम क्या लिख देंगे वी एक्स और इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो लास्ट में आपका सोल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा, x वाले पद एक साइड हो जाएंगे और v वाले पद एक साइड हो जाएंगे। हमें इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि दोनों पद हमारे अलग अलग हो जाए जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों ओर समाकलन करने पर इस पद का भी हम समाकलन कर देंगे और इस पद का भी हम यहाँ पर समाकलन कर देंगे। तो ये भी हमारा काफी लेंथी क्वेश्चन है, बाकी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों साइडों का समाकलन हम एक साथ करते हुए चलेंगे और आसान क्वेश्चन है और समाकलन वाले क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। तो समाकलन को ढंग से आप तैयार कर लेना और इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लें। इसका आंसर हमें यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ से आप आंसर को जरूर नोट कर लेना। और इसी क्वेश्चन के अथवा में भी हमें क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी बता रखा है कि ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो यहाँ पर जो मैं एग्जाम में क्वेश्चन दे रखा है तो दोनों में बहुत अंतर है। जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो है आपका, जैसे यहाँ पर एक्स दे रखा है तो आपकी बुक में यहाँ पर है वाई और यहाँ पर हमें वाई दे रखा है तो यहाँ पर है एक्स। सैंपल पेपर की साइड 1 में उसमें एक्स और वाई की वैल्यू को बदल रखा है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आएगा उसमें आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो उस टाइम आप देख लेना कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन इसी का भी दे रखा है और ये भी हमारा काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमें यहाँ पर समीकरण दे रखी है। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दे रखा है ये हमारा अधिकतमीकरण वाला क्वेश्चन है। ज्यादातर आपके क्वेश्चन अधिकतम वाले ही आ रहे हैं, क्या पता बोर्ड एग्जाम में भी अधिकतम वाले क्वेश्चन आपका आ जाए। तो ये जो हमारी यहाँ पर दो समीकरण है इनको हम क्या इक्वल करके लिख लेंगे कि x प्लस वाई बराबर होगा 200 और दूसरी है 4x प्लस वाई बराबर होगा 0। इन दोनों ही समीकरण में हम यहाँ पर x और y की वैल्यू को रखते रहेंगे और यहाँ से हम बिंदु के निर्देशांकों को नोट कर लेंगे और उन पॉइंट्स से हम यहाँ पर एक ग्राफ को बना लेंगे। पॉइंट जो हमने यहाँ पर रखे हैं वो मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ समझा देता हूँ। तो जब आप इन सभी पॉइंटों से ग्राफ को बनाएंगे तो आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ बनने वाला है। तो ये हमारे पास पहली रेखा है जो हमें दे रखी थी 200 वाली। तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ होगा जो हम इसमें रखेंगे इक्वेशन को 0 0 के बराबर, तो पहली वाली कंडीशन के लिए जो हमारा सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा हमारा अंदर की तरफ। उसके बाद में जो हमारे पास दूसरी वाली समीकरण थी 4x प्लस वाई बराबर 0 वाली, तो उसमें भी जब हम वैल्यूज को रखेंगे 0 0 करेंगे तो वहां पर भी जो हमारे पास रेखा होगी वो हमारी मूल बिंदु से वो करके जाएगी। तो इसका जो यहाँ पर हल क्षेत्र होगा वो हमारा थोड़ा इस साइड में होगा। और उसके बाद में जो हमारे पास एक रेखा का समीकरण दे रखा है x बराबर 20, उसमें क्या होगा रेखा का क्षेत्र हमारा इस साइड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई कॉमन क्षेत्र नहीं मिल रहा है कि जिसमें हमारा आंसर आ सके, क्योंकि जब सभी रेखाओं का जो छायांकित भाग है वो कॉमन आ रहा होता है उसी में हम आंसर का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली लाइन का अलग है, बाकी दो लाइन का एक जगह मिल रहा है, तो ऐसे में आंसर नहीं आता है, तो इसका आंसर हमारा कुछ भी नहीं आएगा। तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जो कि हमारा केस स्टडी टाइप में आया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन कंपलसरी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमसे पैराग्राफ दे रखा है और उसी हिसाब से यहाँ पर हमसे 3 पॉइंट पूछ रखे हैं। यहाँ पर हमें इनको सॉल्व कर प्रायिकता याद करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये कोई आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप यहाँ पर 5 नंबर पक्के कर पाएंगे, वरना आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाएंगे। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको करवा दिया, यहाँ से आप नोट कर लेना।
अब मैं आपको आगे सोल्यूशन बता देता हूँ। ये हमारा पहले पॉइंट का सोल्यूशन है, ये हमारा दूसरे पॉइंट का सोल्यूशन है। पहले पॉइंट का सोल्यूशन तो हमारा इजी है, जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 14% यानी कि 0.14। उसके बाद में दूसरे पॉइंट का सोल्यूशन हमारा यहाँ तक है और आगे भी हमें ये दे रखा है, क्योंकि हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन है तो इसमें हमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो दूसरे पॉइंट का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.45 यानी कि 45%। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.1333। ये हमारा तीसरे वाले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इन तीनों ही पॉइंट्स के आंसर को जरूर नोट कर लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का मैथ के 2026 के सैंपल पेपर का सेट 1, जिसका मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुका हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में करवाया है और यहाँ से आपने सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट भी कर लिया होगा। और जो क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं उनको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। और एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके सैंपल पेपर है 2026 के, इनको आप बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। बहुत बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आ जाता है, ज्यादा नंबर के तो नहीं आएंगे लेकिन बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाता है, तो तैयार जरूर कर लें। और अगर आपको मैथ के या फिर किसी और सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो 2026 के, तो मैंने इनकी प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है। उन सभी प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सैंपल पेपर का सोल्यूशन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सोल्यूशन सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर सैंपल पेपर की सोल्यूशन सबसे पहले देखना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। इससे क्या है, जैसे ही मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।